हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो इस बार सचिवालय का फॉर्म भरा हुआ है या तो फिर कोई जनरल कंपटीशन में आप फॉर्म भरे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक से आपके जनरल कंपटीशन में ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कन्फर्म है इस टॉपिक से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सचिवालय के पोर्शन में आपका 20 क्वेश्चन आपका साइंस के पोर्शन से पूछे जाने हैं, जिसमें से इस टॉपिक से आपका क्वेश्चंस 100% रहने की चांसेस है। तो बगैर टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। इंग्लिश में इसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, हिंदी में इसी को हम लोग रेडियो सक्रियता कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं इससे पहले कि जिस तरह से आपके पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ये सब एलिमेंट होते हैं, उसी टाइप का पूरे पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिसको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं और उसके प्रॉपर्टीज़ को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये एलिमेंट का कुछ ऐसे खासियत होते हैं जो उसका स्पेशल नेचर होता है कि जितने सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने के कारण वहाँ से हानिकारक रेस के रूप में अल्फ़ा रे, बीटा रे और गामा रे को क्या करते हैं, रिलीज़ करते रहते हैं। और उस टाइप के एलिमेंट का एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, आज हम लोग पूरा डिटेल हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि कुछ पृथ्वी पर कुछ है ना, पृथ्वी पर कुछ ऐसे तत्व जो स्वतः विखंडित होते जाते हैं, फिजन होते रहते हैं और अदृश्य किरणें का उत्सर्जित करते रहते हैं। जैसा कि ऐसे एलिमेंट को हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। और मैं आपको बता दूं, यूरेनियम और थोरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जहाँ से अदृश्य किरणें निकलते रहते हैं, अल्फा, बीटा और गामा किरणें। ठीक है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। इसी प्रोसेस को हम लोग रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग को दिखाया गया है कि ये एक एलिमेंट है और देखिए तो इस एलिमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, अदृश्य किरणें के रूप में अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण यहाँ से क्या करता है, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण रिलीज होते रहते हैं और इसी एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे दिखा हुआ कि अदृश्य किरणें वो क्या क्या हो सकता है भाई, तो उस अदृश्य किरणें को हम लोग अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो ध्यान रखना इसके यूनिट हम लोग का क्यूरी होता है। ठीक है, इसका जो खोज करने वाले थे, इसका खोज करने वाले का नाम था हेनरी बेकुरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी बेकुरल, ध्यान रखेंगे। ठीक है, खोज करने वाले का नाम, इस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी बेकुरल। इसका यूनिट क्या होता है, तो क्यूरी। और इसका जो तुम्हारा खोज करने वाले डिस्कवरी करता जो था उसका नाम क्या था, हेनरी बेकुरल। मैं आपको बता दूं, इसी के बाद एक था मैडम क्यूरी। बाद में जो सो एक साइंटिस्ट थी जिसका नाम था मैडम क्यूरी, बाद में पता लगाया था कि थोरियम में भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है ना। मैडम क्यूरी एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने बाद में बताया था कि ये थोरियम जो था उसमें भी रेडियो एक्टिविटी का नेचर पाया जाता है। ठीक है, मैडम क्यूरी और उनके पति पी क्यूरी है ना, रेडियम क्यूरी और उसके पति पी क्यूरी ने पता लगाया था कि थोरियम के खनिज पिंच ब्लेड की होती है। थोरियम जो से निकाला जाता है पिंच ब्लेड की है ना ओर से निकाला जाता है। इसके बारे में आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। रेडियो एक्टिविटी का पता लगाया, उसकी हेल्प से रेडियम की खोज की गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मैडम क्यूरी और उनके पति क्यूरी ने पता लगाया था कि थोरियम जिस खनिज से निकाले जाते हैं उसका नाम होता है पिच ब्लेंड। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो अभी बताने की कोशिश की है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट में अदृश्य किरणें निकलती हैं जिसका नाम अल्फा, बीटा और गामा रे होता है। हम लोग इस टेबल के ज़रिए समझेंगे कि इसका नेचर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं बाबू कि यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो नेचर होते हैं भाई। फर्स्ट जो होता है आपका नेगेटिव नेचर और सेकंड अगर हम बात करें पॉजिटिव नेचर। और यहाँ से अगर हम लोग अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे हम लोग फ्लो करते हैं तो पास करवाने से हम लोग देखते क्या है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अल्फा रे यहाँ से आ रहा है और नेगेटिव की ओर मुड़ जा रहा है। बीटा रो जो है सो इधर आ रहा है, पॉजिटिव की ओर मुड़ जा रहा है। और गामा रे डायरेक्ट क्या करता है, बिना मुड़े हुए आगे निकल जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूर ये नेगेटिव की ओर अगर अल्फा रे मुड़ रहा है तो इसका मतलब इस पर जो नेचर होगा वो पॉजिटिव होगा। और बीटा रे अगर हम लोग इधर पॉजिटिव की ओर मुड़ रहा है तो सिंपल सी बात, इसका जो नेचर होगा वो नेगेटिव होगा। और गामा रे बगैर मुड़े हुए ये सीधा चल जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ये।
सिंपल सी बात, अल्फा पर पॉजिटिव नेचर होता है, बीटा जो है नेगेटिव नेचर होता है, और गामा पर कोई चार्ज नहीं होता। इसको आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे वही लिखे हुए कि जब विद्युत क्षेत्र में पास कराया जाता है तो ऐसा देखा गया कि अल्फा नेगेटिव की ओर, बीटा पॉजिटिव की ओर, एंड गामा नो चेंज, है ना, ये कभी मुड़ता नहीं है। इससे रिजल्ट हम लोग क्या सामने आया, तो रिजल्ट ये सामने आया कि अल्फा जो है सो नेगेटिव की ओर मुड़ जा रहा था, मतलब अल्फा पर नेचर क्या होता है आपका, तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, अल्फा पर नेचर पॉजिटिव होगा। बट बीटा पॉजिटिव की ओर मुड़ जा रहा है, मीन्स इस पर नेगेटिव नेचर का होगा, और गामा कहीं नहीं मुड़ता, इसका मतलब ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। मीन्स विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसका नेचर जो न्यूट्रल होता है वो कहीं पे मुड़ेगा नहीं। अगर स्पीड की बात करें तो तेज होता है, अल्फा किरण का तेज होती है, क्योंकि वेवलेंथ जिसको कहते हैं वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो सिंपल सी बात, अल्फा का स्पीड ज़्यादा होता है, और बीटा की अगर बात करें तो अल्फा से भी ज़्यादा होता है, अल्फा के अप्रोक्स होता है, अल्फा से तेज़ बट अप्रोक्स लाइट ऑफ वेलोसिटी के बराबर। मीन्स अल्फा से स्पीड होता है, ज़्यादा स्पीड होता है किसका, बीटा का। और मैं आपको बता दूं गामा का जो स्पीड सबसे तेज़ होता है, गामा का स्पीड सबसे तेज़ होता है, स्पीड सबसे तेज़ होता है, सबसे तेज़ लाइट के स्पीड के बराबर, क्योंकि तरंगदैर्घ्य इसका क्या होता है, बहुत कम होता है। फिर से समझिए, अगर हम बात करने की कोशिश करें, अल्फा का जो स्पीड होता है वो स्लो होता है, बीटा का स्पीड उससे ज़्यादा होता है, लगभग लाइट के बराबर, है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स। और ये जो होता है इसके लगभग होता है, उसके बराबर नहीं। बट गामा जो होता है वो लाइट के स्पीड के बराबर ट्रेवल करता है। टोटल मिला करके अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये जो है आपका बीटा, अल्फा का स्पीड थोड़ा स्लो, बीटा उससे ज़्यादा, और गामा का सबसे तेज़ होता है। मैं आपको बता दूं कि जिसका स्पीड सबसे तेज़ होगा उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, और जिसका फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा रहेगा तो उसका क्या होगा, स्पीड क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। वही यहाँ बताने की कोशिश किए कि अगर सबसे स्लो गामा जा रहा है, इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा वो ज़्यादा होगा, है ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। और अगर स्पीड सबसे ज़्यादा जा रहा है आपका गामा, तो सिंपल सी बात इसका, है ना, वेवलेंथ जो होता है स्पीड के बराबर, इसका वेवलेंथ जो होगा वो सबसे क्या होगा, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, बट इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करने की कोशिश करें, देखिए अगर हम बात करने की कोशिश करें आगे, तो हम बात करते हैं भेदन क्षमता। तो भेदन क्षमता की अगर हम बात करें तो पेंट्रेटिंग पावर जिसको कहते हैं सबसे ज़्यादा गामा का होगा, है ना, सबसे ज़्यादा गामा का होगा, फिर आपका किसका होगा, बीटा का होगा, और फिर किसका होगा, अल्फा का होगा, है ना। इसी तरह से अल्फा कण की अगर हम बात करें तो अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण अल्फा किरण से मिलकर बनी होती है। अल्फा कण जो होता है अल्फा किरण से मिलकर के बनी होती है। किसी परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण निकलने से उसके एटॉमिक नंबर में 2 एंड एटॉमिक वेट में 4 की कमी होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अगर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम है और यहाँ से अगर एक अल्फा कण निकल जाएगा तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है, एटॉमिक मास में 4 की कमी होती है। एटॉमिक नंबर नीचे वाला कहते हैं, एटॉमिक मास ऊपर वाला कहते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इसका 88 था, 2 की कमी हो जाएगा तो बच जाएगा 86, ठीक है। और 226 था, 226 इसका एटॉमिक मास था। अगर एक अल्फा कण निकल जाएगा तो इसके जो मास होता है वो 4 की कमी होता है, 26 से सीधे 24 आ गया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। मीन्स अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और एक अल्फा कण अगर निकल जाता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, एटॉमिक मास में 4 की कमी होती है। ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, है ना। सवाल आपका ये भी हो सकता है कि सर अगर बीटा कण निकलेगा तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं बीटा कण किसी परमाणु के नाभिक से अगर निकल जाता है तो उसके परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है, उसके एटॉमिक नंबर जो है सो 1 बढ़ जाती है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। बट एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं होता। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम है, इससे अगर एक बीटा कण निकल जाएगा तो 88 था, 88 था, तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया, बट इसके एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। समझ आ रहा ना। इसी टाइप का अगर गामा कण रहे तो गामा कण निकलने से इस पर कोई चेंजिंग नहीं होता, किसी पर कोई चेंजिंग नहीं होता, ना तो एटॉमिक नंबर ना तो एटॉमिक मास पर। वही यहाँ नोट करके हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी परमाणु के नाभिक से अगर गामा किरणें निकलने से उसके वेट और आवेश और एटॉमिक नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता। देखिए सम इम्पॉर्टेंट टर्म जो जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, यहाँ से भी रेडियो आइसोटॉप्स।
आइसोटॉप्स क्या होता है कि वैसे एलिमेंट जो एक ही एलिमेंट एक से अधिक फॉर्म में पाया जाता है उसको आइसोटॉप्स कहते हैं, ठीक है। जिसमें से कोबाल्ट बहुत सारे फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसमें से एक कोबाल्ट 60 के फॉर्म में पाया जाता है, और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं और इसका यूज हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गामा किरण को रिलीज़ करता है, ठीक है, रिलीज़ करता है। रक्त कैंसर जैसे बीमारी को इलाज में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि कोबाल्ट 60 का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक इसी टाइप का आपके पास आता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका नाम है आयोडीन 131, आयोडीन 131। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं भाई, तो थायराइड कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। ब्लड कैंसर में कोबाल्ट 60, थायराइड कैंसर में आयोडीन 131 का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और होता है यूरेनियम। तो यूरेनियम जो होता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका उपयोग हम लोग पृथ्वी के आयु का पता लगाने में करते हैं। जिससे कैसे पता चलता है कि आज पृथ्वी का आयु कितना है, कितना साल पहले जो सो बना हुआ था, कितने दिन तक ये होगा और इसका एज रहेगा। तो कहने का मतलब ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से पता करते हैं और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम होता है यूरेनियम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट सोडियम। सोडियम से हम लोग पता करते हैं कि रक्त का प्रभाव कितना है, प्रवाह कितना, वेग मापने के लिए, रक्त का वेग मापने के लिए हम लोग रेडियो एक्टिव सोडियम का यूज़ करते हैं। इसी टाइप का आल्सो पाचन तंत्र के अध्ययन में भी यूज़ किया जाता है सोडियम का। एक होता है रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग कौन लेता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो रेडियो सक्रिय रेडियो एक्टिविटी में परमाणु भाग के नाभिक भाग लेते हैं। अगर ये एटम है तो एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है और बाहर में इलेक्ट्रॉन रहता है। ध्यान रखेंगे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ही हम लोग नाभिक कहते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में परमाणु का नाभिक जो है सो न्यूक्लियस ही क्या करता है, भाग लेता है। चलिए अगर इतना हम लोग देखने की कोशिश कर लिए, इतना अगर हम क्लियर कर लिए, जैसे हम लोग क्या पढ़े एक बार फिर से देखना चाहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, जो अदृश्य किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण रिलीज़ करते रहता है, समझ में आ रहा ना, उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। इसका यूनिट क्यूरी होता है। इसको जो खोज किया था हेनरी बेक्यूरेल किया था, बाद में मैडम क्यूरी ने भी पता लगाया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कौन, थोरियम। इसी तरह से मैडम क्यूरी और उसके पति क्यूरी ने पता लगाया कि थोरियम जो उसे पिच ब्लेंड खनिज से निकाला जाता है इसको। अगला बताएं कि अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण अदृश्य किरणें होती है, जिस पर नेचर क्या होता है भाई, अल्फा पर पॉजिटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव की ओर मुड़ जा रहा है, बीटा पर जो है ना नेगेटिव होगा चूँकि पॉजिटिव पर मुड़ जा रहा है, और गामा पर कोई चार्ज नहीं होगा चूँकि बहुत आगे से निकल जाता है। अगर रिजल्ट क्या आया कि अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और गामा विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। स्पीड की बात करें तो अल्फा थोड़ा स्लो होता है, बीटा लगभग लाइट के बराबर और गामा अप्रॉक्स लाइट के बराबर होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य कम होते हैं, ठीक है। भेदन क्षमता, पेंट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा गामा का होता है, फिर बीटा, फिर अल्फा का होता है, ठीक है। अल्फा कण अल्फा किरण से निकलता है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। और अल्फा कण निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और एटॉमिक मास में 4 की कमी होता है, और बीटा कण निकलने से एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है बट एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं होता। गामा कण निकलने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोबाल्ट 60 का यूज़ रक्त कैंसर में यूज़ किया जाता है, आयोडीन 131 थायराइड कैंसर, और रेडियो सक्रिय यूरेनियम का खोज पृथ्वी को पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। सोडियम का रक्त प्रभाव या वेग मापने तथा पाचन तंत्र में भी इसका यूज़ किया जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट में एटम का न्यूक्लियस भाग लेता है। अगर इतना हम लोग देख लिए तो इससे रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चंस जो पूछा गया कोई ना कोई एग्जाम में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चंस देखिए कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनडीए 2013, यूपी पीसीएस है ना 2010 और एमपीपीएस 2009 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो क्वेश्चन बोल रहा है रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो मैडम क्यूरी की पीरी क्यूरी है ना, और हेनरी बेक्यूरेल कौन किया था भाई, तो इसका आंसर हम बताएं कि हेनरी बेक्यूरेल ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेते हैं, ये यूपी पीसीएस 2007 में क्वेश्चंस दिया हुआ था। कौन भाग लेता है, तो आपको पता है कि परमाणु के नाभिक इसमें भाग लेता है। तीसरा क्वेश्चन अगर हम दिए कोशिश करेंगे तो रेडियो धार्मिक यूनिट क्या है, एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा था कि इसका यूनिट क्या है, तो आपको बताया गया इसका यूनिट क्या होता है भाई, तो क्यूरी होता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, क्यूरी होता है। अगला चौथा क्वेश्चन की बात करें तो अल्फा किरण पर उपस्थित होते हैं। अल्फा किरण आईएएस 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है, अल्फा किरण पर कौन सा आवेश होते हैं, तो पॉजिटिव आवेश होता है जिसको धन आवेश कहते हैं। नेक्स्ट पाँचवा क्वेश्चन अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, पाँचवा क्वेश्चन पूछा हुआ निम्न में से किस में ऋण आवेश पाया जाता है।
बीपीएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन, अल्फा की बीटा की गामा, तो सिंपल सी बात नेगेटिव बीटा पर होता है ना, नेगेटिव बीटा पर होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिया है, कोबाल्ट 60 विकिरण चिकित्सा में उपयोग होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 का कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं क्योंकि ये कौन सा रे को निकालता है, तो आपको पता है कि गामा रे यहाँ से रिलीज होता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता। SSC 2013 में क्या अल्फा उत्सर्जन से, बीटा उत्सर्जन से या गामा उत्सर्जन से, तो आपको पता होगा भाई, अभी पढ़ाए थे कि गामा उत्सर्जन से, गामा के निकलने से उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता। 8 नंबर क्वेश्चन से देखिए तो, ल्यूकीमिया जिसको रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। यह IAS 1999 और UPPCS 2013 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है ना, पढ़ाया। रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर के यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो कोबाल्ट 60 है ना, अभी पढ़ाया गया है। कोबाल्ट 60 के ट्रीटमेंट में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट और 9 नंबर क्वेश्चन से देखिए तो दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा किरण की भेदन क्षमता के घटते क्रम में बताइए। घटते क्रम में बढ़ाना है ना, SSC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो घटते क्रम में क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा भाई, तो आपको पता है कि बीटा, फिर है ना गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा होता है। गामा फिर बीटा, फिर क्या करते हैं, अल्फा होता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न रेडियो तत्व में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है। ये भी क्वेश्चन UPPCS 2013 क्वेश्चन है। तो रक्त प्रवाह को बताया गया कि सोडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक ऐसा है जिसका रक्त प्रवाह है ना मापने में यूज़ किया जाता है। तो डियर्स, हम लोग अभी जितना सारा टॉपिक की बात किए, ये था रेडियो एक्टिव एलिमेंट और इससे रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चंस था। मैं आपको बता दूं, जितना सारा टॉपिक बताया गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम में और कोई भी कंपटीशन के लिए। बाकी अगर इस तरह से आप अगर वीडियो चाहते हैं कि पूरा साइंस का पोर्शन को कवर कर दिया जाए कोई भी कंपटीशन लेवल का, तो आप ज़रूर इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, प्लस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हम लोग जुदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।